नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। तो 1 अक्टूबर से परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग लग जाइए, अब नज़रअंदाज नहीं कीजिए। अगर वर्दी आपका सपना है तो तैयारी में लग जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और परीक्षा में आप अच्छा औरों के तुलना में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लाया है, जिससे देखें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे देखने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो हमारा आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर एक्ट दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था इसमें? तो कह रहा है उग्रवादी दल में कौन शामिल नहीं था? तो हमारा आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो उग्रवादी दल से नहीं थे। वहीं बात करें लाल बाल पाल, ये तीनों जो थे उग्रवादी दल से थे। तो दोस्तों बात करें लाल का, तो लाला लाजपत राय। लाल बाल से हो गया बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो थे उग्रवादी दल से थे। तो इनमें महादेव गोविंद रानाडे जो है उग्रवादी दल से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो हमारा आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। तो कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और दोस्तों बात करें लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब है? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो हमारा आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ। अब नाम उसका मुंबई हो गया है, लेकिन पहले बम्बई था। तो कहाँ पर हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो बम्बई में। वहीं बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की INC की पहली अध्यक्ष कौन बने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोस्तों एक दो बात और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। वहीं बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बात करें पुलकेशिन द्वितीय का, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था। पूछे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ पर? तो नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था। नर्मदा नदी कहाँ है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा, ताप्ती ये सब जो है एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो हमारा आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते संग्रहित है। बात करें उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद जो है 108 हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो हमारा आंसर होगा महायान शाखा। महायान की बात करें, महायान का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे उन्हें महायान कहा जाता था। जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे उन्हें महायान कहा जाता था बौद्ध धर्म में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो हमारा आंसर है इबादत खाना। इबादत खाना जो है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था। तो इबादत खाना का मतलब क्या होता है? जहां सभी धर्मों के लोग वहां पर प्रवेश एकत्रित हो सके, यानी पूजा घर को इबादत खाना कहा जाता है। तो कब बनाया गया? तो अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में इसे बनाया गया। और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना 1575 ईस्वी में बनाया गया। और वहीं बात करें इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति कब मिला? तो 1578 ईस्वी में। पहले जो बना था इबादत खाना कुछ ही धर्म के लोगों के लिए बना था, लेकिन बाद में जो है 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिल गया। और बना कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाना बना। याद रखिएगा, ये सब EVI क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो हमारा आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा विख्यात थे। तो दोस्तों तानसेन की बात करें तो तानसेन का मूल नाम बचपन का नाम जो था रामतनु पांडे था, जो प्रसिद्ध संगीतकार थे। और बैजू बावरा कौन थे? तो ये भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो ध्रुपद गायक थे। बैजू बावरा जो ध्रुपद गायक थे। तो बात करें, कभी पूछ देता है कि बैजू बावरा का समाधि स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के चंदेरी में बैजू बावरा का समाधि स्थल है। और तानसेन कौन थे? तो तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। कहा जाता है कि अकबर को उनकी गाना सुनने के लिए उनके कुटिया पर जाना पड़ता था। तानसेन का गाना सुनने के लिए अकबर को उनके घर पर जाना पड़ता था। तानसेन अकबर के पास नहीं जाते थे गाना सुनाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो हमारा आंसर है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते। बात करें दादा भाई नौरोजी की तो उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। उनमें राष्ट्रीय आय का आकलन कितना किया? तो 20 रुपया उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासन के समय हुआ? तो हमारा आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भारत पर प्रथम हुनों का आक्रमण हुआ। बात करें स्कंदगुप्त कौन थे? तो कुमारगुप्त के पुत्र थे। जो कुमारगुप्त के मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त ने अपना शासन संभाला था और इन्हीं के समय हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो हमारा आंसर होगा दादू दयाल, जो निपख आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका नाम था दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो हमारा आंसर होगा ग्रीक ने। ग्रीक ने द्रकमा सिक्का चलाया। दोस्तों बात करें वहीं चमड़े का सिक्का किसने चलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का सिक्का चलाया। सीताराम प्रकार के सिक्का किसने चलाया? तो अकबर ने सीताराम प्रकार के सिक्का चलाया। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग इसे नज़रअंदाज न करें, ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो हमारा आंसर होगा
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की समाप्ति हुई। तो बात करें शुरुआत कब हुआ, तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के नवसारी ज़िले से दांडी मार्च की शुरुआत हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून तोड़ना। कितने मील की दूरी तय की गई, तो 240 मील की दूरी। मील पूछे तो 240 और किलोमीटर पूछे तो 390 किलोमीटर। कितने अनुयायी के साथ गांधी जी गए, तो 1 + 78 यानी 79 अनुयायी के साथ गए थे। एक गांधी जी थे और 78 उनके साथ थे, 79 अनुयायी थे पूरा। कितने दिन लगे, तो 24 दिन लगा। पैदल जाने में, दांडी मार्च करने में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच 24 दिन का समय लगा पूरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया, तो हमारा आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। बात करें आज़ाद हिंद फौज का किसके दिमाग की उपज है, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। आज़ाद हिंद फौज बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन दिमाग की उपज किसका है, प्रश्न आ जाता है तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो हमारा आंसर होगा 1828 के किस नियम के द्वारा, तो नियम 17 के द्वारा। 1828 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। किसके शासन में किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। किसके द्वारा ये प्रयास किया गया, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई। दोस्तों सती प्रथा में होता क्या था, तो जिस भी महिला के पति अगर मर जाते थे उनको चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। इस कुरीति को दूर करने के लिए, समाज में सती प्रथा को दूर करने के लिए किसने आवाज़ उठाया, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई। दोस्तों बात करें सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख से। एरन स्तंभ लेख से सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एलिगन प्रथम को जाता है। लॉर्ड एलिगन प्रथम भारत के दूसरे वायसराय रहे। लॉर्ड एलिगन प्रथम जो भारत के दूसरे वायसराय थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1862 से 1863 ईस्वी तक लॉर्ड एलिगन प्रथम का कार्यकाल था। लॉर्ड एलिगन का कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी तक था। भारत के दूसरे वायसराय थे। तो बात करें दोस्तों पहले वायसराय कौन थे, तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये सब प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव राजवंश जो था शामिल नहीं था। बात करें पल्लव राजवंश की, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। वहीं बात करें पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम। पल्लव राजवंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सॉरी माफ़ कीजिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे पल्लव राजवंश। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में शवों के सिर रखे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। तो बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो कब खोज किया गया,
तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो हमारा आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में हीनयान और महायान में बट गया। तो बात करें दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ कहाँ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों एक बार चारों बौद्ध संगीति कहाँ हुआ सो हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसे प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो हमारा आंसर होगा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। वहीं बात करें भगवान बुद्ध को कहाँ पर किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना फल्गु नदी जो बोध गया में स्थित है, वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो निरंजना फल्गु नदी तट पर बोध गया में स्थित है, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो हमारा आंसर होगा मखलीपुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। वहीं बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। और बात करें वहीं सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों वहीं चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर को। मुगल काल में मुहस्सिब कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा आचरण अधिकारी मुगल काल में मुहस्सिब के पद पर था। वहीं बात करें सेना के प्रधान को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी सेना के प्रधान को कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वजीर कहा जाता था। प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो हमारा आंसर होगा सैन्य विभाग से दीवान ए अर्ज संबंधित था। बात करें दीवान ए अर्ज को किसने बनाया? तो बलबन ने बनाया। बात करें दीवान ए खैरात किससे है? तो खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवान ए खैरात। वहीं बात करें दीवान ए मुस्तक राज किससे है? तो वित्त विभाग से है। दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो हमारा आंसर है अकबर। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार दसवंत एवं बसावन, मीर सैयद, ख्वाजा, अब्दुल समद, ये सब अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकारों में शामिल थे। ये लोग बसावन, दसवंत, सैयद, ख्वाजा, अब्दुल समद ये सब अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। बिहार पुलिस के लिए हम एक स्पेशल एपिसोड चला रहे हैं जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कम समय में अधिक बातें देने की अधिक कंटेंट कोशिश करते हैं जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सके। ये सब प्रश्न जो है सो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न कम है लेकिन मैंने बात आप लोगों को बहुत बात बताया, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में मिलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा
अनुरोध है कि आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जितने भी दोस्त हैं सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। उन लोगों तक पहुंचा दें जिनको नहीं अभी जान पा रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचा दें, उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कम समय गंवाएं, आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जॉब वाला के साथ।